सो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे हो। तो ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर होता है जो कि द हिंदू के बाद में आता है। इसमें हम लोग पीआईबी, ऑल इंडिया रेडियो, अलग अलग न्यूज़पेपर के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल होते हैं वो कवर करते हैं। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी उस एग्जाम के बारे में आप लोगों को फायदा पहुंचाएंगे जहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेनली। वैसे आप लोग अगर देखें तो कई सारे कॉन्सेप्ट भी मैं आप लोगों को यहां पर बताता हूं जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बन जाते हैं। स्टार्टिंग में एक इंपॉर्टेंट डे के बारे में जानेंगे, आगे बढ़ेंगे तो फिर आज की न्यूज देखेंगे, फिर बढ़ेंगे आगे तो वीडियो के एंड में आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा। वे क्वेश्चन का आंसर आप लोग तभी दे पाएंगे अगर इस लेक्चर को आप लोग अच्छे से सुनेगा। अगर लेक्चर को सुनने में आप लोगों ने कोताही बरती या फिर टकटकी लगाकर आप लोगों ने लेक्चर नहीं सुना तो फिर क्वेश्चन के आंसर आप लोग अच्छे से नहीं दे पाएंगे और फिर आप लोगों को अंदर से गिल्टी फील होगा। तो इसलिए अच्छे से लेक्चर सुनिएगा ताकि वीडियो के एंड में आप लोग कॉन्फिडेंट फील करें। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी के बारे में। चैरिटी होता है एक तरीका दान। दान आप लोग किसी भी चीज का कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि पैसों का ही दान होता है। नॉर्मली आप लोग किसी के साथ में किसी भी तरीके से आप लोग इससे किताबें हैं आप लोगों ने पढ़ ली हैं तो पढ़ने के बाद में आप लोग किसी को दे दीजिए तो वो भी एक तरीका दान ही है। एक तरीके से आप लोग किसी को पढ़ा रहे हैं, जैसे कि आप लोग मान लीजिए कहीं पर किसी को जाकर किसी झुग्गी झोपड़ी वाले के बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो ये भी एक तरीके से दान है आप लोगों की साइड से। और एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जिस तरीके से रक्तदान महादान माना जाता है इसीलिए इसी तरीके से ज्ञान का दान भी एक महादान माना जाता है। तो आप लोग ज्ञान का भी दान दे सकते हैं। तो यहाँ पर चैरिटी है, इससे क्या होगा, इससे हम लोग गरीबी जो सोसाइटी में है उसको खत्म कर पाएंगे। क्योंकि गरीबी जो है एक तरीके से वो कई सारी बीमारियों को बुलावा देता है। जैसे मैं गरीबी के बारे में बात करूं, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन गरीब है तो आप लोग सोचेगा वो भूखा भी मर रहा होगा किसी न किसी तरीके से, अच्छी एजुकेशन नहीं होगी उसके पास में, हेल्थ नहीं होगी और इसी के साथ में वहां पर जेंडर इक्वलिटी भी देखने को नहीं मिलेगी आप लोगों को, यानी कि लड़का लड़की में भेदभाव मैक्सिमम कई बार देखने को मिल जाता है। तो जो गरीबी है यहाँ पर, गरीबी अगर मिटाते हैं तो इनडायरेक्ट वे में कई सारी चीजें सही हो जाती हैं। तो इसका बेसिक एम यही है यहाँ पर, जो कि यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली के द्वारा ये डे सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लोगों को एक तरीके से सेंसिटिव बनाया जा सके। सेंसिटाइज की बात नहीं कर रहा हूं, एक तरीके से सैनिटाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूं, सेंसिटिविटी की बात कर रहा हूं, यानी कि संवेदनशील बनाना। आप लोग किसी भी गरीब इंसान को देखते हैं तो आप लोगों के मन में विचार आना चाहिए कि हाँ मैं इसके लिए क्या कुछ कर सकता हूं। पैसे नहीं देने, जो एक तरीके से जो भिखारी होते हैं एक तरीके से उनको कभी पैसे मत दीजिए, क्योंकि इनडायरेक्ट वे में आप लोग उनको वो चीज करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। खाना खिला सकते हैं तो खाना खिला दीजिए, कुछ कपड़े दे सकते हैं पहनने के लिए, आप लोग लगता है पुराने कपड़े हैं तो वो दे दीजिए, पर लेकिन पैसा बिल्कुल भी मत दीजिए कभी भी किसी भी गरीब को, किसी भी भिखारी को, ठीक है। किसी की फीस भरना चाहते हैं तो बच्चे की फीस भर दीजिए, ये काम आप लोग कर सकते हैं। पर फिर से मैं बोलूंगा किसी को भी आप लोगों को पैसा नहीं देना है, वरना कंट्री में ये चीजें आप लोग बढ़ाते हैं। सलम डॉग मिलियनर मूवी देख लीजिए अगर फिर भी अगर कोई माइंड में डाउट रहता है तो। आगे बात करते हैं यहाँ पर पीपल्स के बारे में। एक तरीके से लोगों को मोबिलाइज किया जाता है, एनजीओ को मोबिलाइज किया जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड में यहाँ पर वॉलंटियर जो रहते हैं वो काम करते हैं और फिलंथ्रोपिस्ट जो कि एक तरीके से दान देते हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन आप लोगों को देखने को मिलती हैं, वो सब मिलकर किस तरीके से गरीबी को हटा सकते हैं इसके ऊपर फोकस रहता है। तो इंपॉर्टेंट है, ये एक मोटा मोटा सा आइडियाज के बारे में आप लोगों को होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ता हूं। अब जो न्यूज होगी उनको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, वीडियो के एंड में क्वेश्चन आप लोगों से बन सकते हैं, उनका आंसर अभी तभी आप लोग अच्छे से दे पाएंगे। न्यूज है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री की जो रैंक है वो 4 स्पोर्ट बढ़ गई है, यानी कि अच्छी डायरेक्शन में हम लोग पहुंच गए हैं। 48 हो गई हमारी कंट्री की रैंकिंग एक पर्टिकुलर इंडेक्स जिसको बोलते हैं वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसके द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले यहां पर एक तरीके से आप लोगों से पूछा जाए कि वर्ल्ड में जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है वो किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो सीधा सीधा आंसर यहां पर आईपीओ के द्वारा, इनके वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है WIPO, इसके द्वारा तैयार किया जाता है। इंडिया की जो रैंक है यहाँ पर टॉप 50 कंट्री में आ गई है हमारी कंट्री की रैंक, और फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है। अब तक हमारी रैंक अगर पास्ट में आप लोग देखिए, इंडिया की रैंक थी 2019 में 52, 2015 में थी ये 81, तो बढ़कर काफी अच्छी हो गई। इनोवेशन के पॉइंट ऑफ से काफी ध्यान दे रहे हैं और गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर एरिया में काफी काम भी कर रही है, जैसे अटल इनोवेशन मिशन हो गया और भी कई सारे एरिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस दिया जा रहा है। अभी हमारी कंट्री में जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है उसमें भी काफी इंटरेस्टिंग वे में इन चीजों को सपोर्ट किया गया है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो एक कंप्लीट वीडियो मैंने उसके ऊपर बना रखी है, जाकर देखिएगा, सारे जो भी आप लोगों के डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है हमारी कंट्री में, अगर बात करें एजुकेशन के बारे में, तो
ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, यानी कि राज्य और जो केंद्र है दोनों मिलकर लॉ इसके ऊपर बना सकते हैं। ओके, अच्छा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा इसको कॉन्करेंट लिस्ट में लाया गया था, ये आप लोग बताइए। कई बार पूछ चुका हूं पर लेकिन रिवीजन हो जाएगा क्योंकि मुझे लग रहा है क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, आगे बढ़ता हूं। आगे बात की जा रही है स्विट्जरलैंड के बारे में। तो वर्ल्ड का मोस्ट इनोवेटिव इकोनॉमी है स्विट्जरलैंड के अंदर में। तो स्विट्जरलैंड वर्ल्ड की बेस्ट कंट्री आप लोग बोल सकते हैं इनोवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाद में यहां पर स्वीडन, यूएस और यूके आप लोगों को देखने को मिलेंगे और नीदरलैंड। थोड़ा सा नजर अगर आप डालना चाहते हैं तो ये अपनी प्यारी कंट्री होगी। यहां पर आप लोग देखते हैं, यहां पर अगर आप लोग देखेंगे तो ये देखिए, ठीक है, यहां पर देखने को मिलेगा स्वीडन आप लोगों को, ठीक है। इसी के साथ में अगर थोड़ा सा आप लोगों को जूम करूं मैं, 1 मिनट, आपको नहीं मतलब पीपीटी को जूम करूं, ठीक है ठीक है। तो अब यहां पर आप लोग ये देखते हैं स्विट्जरलैंड, ये आप लोग यहां पर देखिए, ये हो गया स्विट्जरलैंड। ओके, तो ये पर्टिकुलर टॉप पर कंट्री आप लोग यहां पर देखने को मिलेगी स्विट्जरलैंड। तो इसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। बाकी और सारी कंट्री हैं यूरोप की, जैसे यहां पर इनको देखते रहिए, ये नॉर्वे हो गया, ये स्वीडन हो गया, फिनलैंड हो गया। तो ये आसपास का एरिया आप लोग जरूर देखा कीजिए, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन की हम लोग बात करें। चलिए, एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड क्या यूरोपियन यूनियन का पार्ट है, यस या फिर नो? ये क्वेश्चन आप लोग बताइए। और ये जो क्वेश्चन है ये यूपीएससी के द्वारा 2009 में पूछा गया था, ठीक है। मैच करने के लिए आया था कि कौन कौन सी यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो वहां पर आप लोगों से क्वेश्चन ऑलरेडी यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है, तो इसलिए आप लोगों को इसके बारे में आइडिया होना चाहिए। आगे बात करता हूं, WIPO यानी कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पर, ये इंडिया में बात करती है कि वन ऑफ लीडिंग इनोवेशन जो अचीवर 2019 में। इसी के साथ में सेंट्रल और सदर्न एशियन रीजन में आप लोग यहाँ पर काफी अच्छे से इंडिया की रैंक उभरती नजर आ रही है। इंडिया ने टॉप 15 जो इंडिकेटर है उसमें काफी अच्छे से परफॉर्मेंस दी है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी सर्विस है उसको काफी अच्छे से इंडिया के द्वारा एक्सपोर्ट किया जा रहा है, ऑनलाइन सर्विसेज। इसी के साथ में जो ग्रेजुएट्स हैं साइंस और इंजीनियरिंग के अंदर में और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इन सब में खासकर हमारी कंट्री काफी बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रही है। इंडिया एक तरीके से एक लोअर मिडिल इनकम कंट्री है, इनकी हमारी कंट्री लोअर मिडिल इनकम कैटेगरी में आती है, जहां पर एक तरीके से इनकम जो है काफी कम है। पर फिर भी हमारी कंट्री में कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे IIT दिल्ली की बात कर लीजिए, बॉम्बे की बात कर लीजिए, ISC बेंगलोर की बात कर लीजिए, जहां पर काफी लार्ज स्केल पर साइंटिफिक पब्लिकेशन आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी के साथ में इंडिया की जो रैंकिंग है अक्रॉस द कैटेगरी नॉलेज और टेक में मार्केट, देखिए बेसिकली क्या है, ये एक तरीके से एरिया है जिन जिन के बेस पर यहां पर ये रैंकिंग तैयारी की जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो नॉलेज यहां पर बात की जा रही है, नॉलेज एंड टेक आउटपुट के बारे में, मार्केट सोफिस्टिकेशन के बारे में। इसी के साथ में ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में तो 48 रैंक देखने को मिली। बिजनेस सोफिस्टिकेशन के बारे में, ह्यूमन एंड कैपिटल, जो ह्यूमन कैपिटल रिसर्च होता है एक तरीके से जिसके बारे में फोकस किया जा रहा है, इंस्टीट्यूशन, क्रिएटिव आउटपुट और इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये सारे एरिया मिलाकर हमारी कंट्री की जो रैंक है ये आप लोगों को देखने को मिलेगी और ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, कंफ्यूजन माइंड में रहेगा तो क्वेश्चन गलत कर बैठोगे, तो इसलिए माइंड में क्लैरिटी लेकर जाना। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर कुछ इंटरेस्टिंग टर्म यूज की गई हैं, जैसे कि बात की जा रही है कोयले के बारे में। तो कोयले को बोला जा रहा है कि कोयले से रिलेटेड भी एक वेबिनार मतलब ऑनलाइन इंटरेक्शन करना। दो यहां पर जो कोयला है, जो उसके बात की जा रही है दो टर्म के बारे में, एक तो है कोयले का गैसिफिकेशन और दूसरा है यहां पर लिक्विफिकेशन, ठीक है। तो एक तरीके से कोयले को लिक्विफाइड में चेंज करना और गैस में चेंज करना, इसके बारे में हमारी कंट्री में बोला गया है कि 100 मिलियन टन जो कोयला है उसका 2030 तक का गैसिफिकेशन किया जाना है, जिसको 4 लाख करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। गवर्नमेंट जो है प्रोवाइड करा रही है कंसेशन, इनके छूट 20% की रेवेन्यू शेयरिंग में कोयल यूज्ड फॉर गैसिफिकेशन में अगर कोई करता है तो। इसी के साथ में यहां पर क्लीन सोर्स ऑफ फ्यूल तैयार करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कोयले को जब आप लोग जलाते हो तो उसमें से धुआं निकलता है, राख निकलती है, तो जो कि काफी पॉल्यूशन फैलाता है। पर लेकिन जब इसका गैसिफिकेशन किया जाता है तो ये चीजें जो है वो साइड में हो जाती है। बूस्ट करने की कोशिश करिए प्रोडक्शन, जो खासकर सिंथेटिक जो नेचुरल गैस होती है, एनर्जी फ्यूल होता है। इसी के साथ में यूरिया फॉर फर्टिलाइजेशन, प्रोडक्शन ऑफ अदर केमिकल का भी यहाँ पर एक तरीके से तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर जो स्टीयरिंग कमेटी है डेवलपमेंट ऑफ ये यहाँ पर सरफेस कोयल गैसिफिकेशन इन इंडिया, वो कॉन्स्टिट्यूट की जा रही है, जो कि चेयरमैनशिप है यहाँ पर VK सहरावत, ठीक है। मेंबर ऑफ नीति आयोग, इसी के साथ में कंप्राइज करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कोल, ठीक है। कुछ मेंबर आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीजें थी, पर लेकिन कुछ और डायरेक्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो कि पास्ट में एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और फ्यूचर में भी बनने के चांस है। कोयल का गैसिफिकेशन,
तो कोयल के गैसिफिकेशन को आप लोग यहां पर कोयल गैस के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन पास्ट में बन चुका है। और इसको TOWN, ठीक है, टाउन गैस के नाम से भी आप लोग इसको जानते हैं। तो दोनों में से कोई भी टर्म यूज हुए तो आप लोग याद रखना कोयले के गैसिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है। गैसिफिकेशन एक प्रोसीजर है जिसमें प्रोड्यूस किया जाता है यहां पर, ये बेसिकली सिन गैस, ठीक है, जो कि एक मिक्सचर रहता है जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पर हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसी के साथ में नेचुरल गैस, वाटर वेपर, ये सारे देखने को मिलेंगे, जो कि कोयला, वाटर और एयर या फिर ऑक्सीजन आप लोग बोल सकते हैं, जिससे ये निकाला जाता है। एक और टर्म यूज किया जाए तो गैसिफिकेशन के बारे में हम लोगों ने बात की, जिसको टाउन गैस के नाम से जानते हैं। एक प्रोसीजर है जिसको बोलते हैं लिक्विडिफिकेशन। तो यहां पर कोयले का जो लिक्विफिकेशन है, यहां पर लिक्विफिकेशन बोलेंगे बेसिकली। लिक्विफिकेशन जो प्रोसीजर है यहां पर, ये एक तरीके से जिसमें कोयले को जो इनटू लिक्विड हाइड्रोकार्बन में चेंज किया जाता है, जैसे कि जो लिक्विड फ्यूल बनाने की कोशिश की जाती है, पेट्रोल, यहां पर पेट्रोकेमिकल जो प्रोसीजर है यहां पर, इसको कोयले टू एक्स बोला जाता है। एक्स जो है किसी भी तरीका जो हाइड्रोकार्बन है वो प्रोडक्ट आप लोग बोल सकते हैं। मोस्ट कॉमनली इसको बोलते हैं बेसिकली कोयला टू लिक्विड, ठीक है, लिक्विड फ्यूल, जिसको CTL के नाम से आप लोग जानते हैं। तो ये कोयले के लिक्विफिकेशन के बारे में बात होगी। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट अलग अलग क्वेश्चन इसके बारे में आप लोगों से बन सकते हैं। और पेपर उठा के देखिएगा, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को बड़ी फ्रीक्वेंटली एग्जाम में मिलते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे चलता हूं। नेक्स्ट, हमारी कंट्री की जो रेलवे है वो कई सारे अलग अलग स्टेप उठा रही है कोविड-19 के साथ में लड़ने के लिए। तो अभी भी कुछ स्टेप उठाए गए जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं। इंडियन रेलवे के द्वारा डेवलप किया गया रिमोट कंट्रोल जो मेडिकल ट्रॉली है, ठीक है, वो डेवलप की गई, जिसका नाम रखा गया मेडबोट। मेडबोट जो है बेसिकली आप लोग यहां पर ये देख सकते हैं, ये इस तरीके की ट्रॉली है जिसमें दवाइयां वगैरह जो है वो कोविड-19 के पेशेंट्स तक पहुंचाई जाएगी। क्योंकि कई बार जो लोग रहते हैं वो उसके साथ में जाने से डरते हैं, उनको लगता है कि कहीं हमको भी बीमारी ना लग जाए, तो इसलिए उनको अच्छी सर्विस नहीं मिल पाती है। तो ये रेलवे के द्वारा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं मुहिम उठाई गई है, ताकि अच्छी सर्विस उनको मिल सके, कम से कम दवाइयां टाइम पर दी जा सके। ड्यूरिंग क्राइसिस इंडियन रेलवे के द्वारा फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जा रही है ट्रांसपोर्ट की, इसेंशियल आइटम, फूड, ग्रेन्स, और इसी के साथ में फैसिलिटी फॉर कोविड-19 जो पेशेंट है कई सारी, उनको फैसिलिटेट किया जा रहा है। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स DLW, ठीक है, तो ये कहां पर लोकेटेड है? ये वाराणसी में लोकेटेड है। इसी के साथ में इसके बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि इंडियन रेलवे की ये प्रोडक्शन यूनिट है, जो यहां पर DLWSS के द्वारा मैन्युफैक्चरिंग डीजल लोकोमोटिव बंद कर दिए गए हैं मार्च 2019 से। रीजन क्या है? रीजन ये कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करने की बात की जा रही है इंडिया का जो ट्रैक है, तो इसलिए ये काफी जरूरी है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर, ये लार्जेस्ट डीजल इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्री है हमारी कंट्री के अंदर में, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। तो मेडबोट के बारे में याद रखिएगा, फूड और जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगा जो भी हमारी कंट्री में कोरोना वायरस के शिकार हैं, ठीक है। तो ये थी इंपॉर्टेंट न्यूज, जिसके बारे में आप लोगों को आइडिया होना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, पर फिर भी पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं। वाइस एडमिरल SR शर्मा के बारे में बात की जा रही है, SARM में। तो यहां पर इनके द्वारा चार्ज लिया गया चीफ ऑफ मटेरियल। देखिए आज की डेट में अगर किसी भी आप लोग फोर्स में जाते हैं ना, तो मटेरियल जो है बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट कर रहे हैं यहां पर प्ले। जैसे आप लोग बात करें कि किस तरीके से आप लोगों को जो इक्विपमेंट है वो अच्छे होने चाहिए, वेपन जो है, शिप, सबमरीन, वो सारे प्रॉपर में काम कर रहे हैं, मेंटेन है कि नहीं है, उसके ऊपर फोकस किया जाता है, ठीक है। तो ये जो है एडमिरल की कैटेगरी के जो भी ऑफिसर होते हैं उनकी कैटेगरी उनके अंडर में आते हैं। क्रिएशन ऑफ द मेजर जो मैरीन और इसी के साथ में जो टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर होती है उसके ऊपर फोकस किया जाता है, ताकि जो लॉजिस्टिक मैनेजमेंट वो भी है वो भी हमारी कंट्री में ढंग से काम कर सके। देखिए अगर कहीं से सामान लाना और ले जाने का काम करना है ना, तो उसको आप लोग लॉजिस्टिक बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये टर्म कई बार यूज की जाती है। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज में नहीं बोलूंगा इसको, पर फिर भी एक हल्का सा पर्टिकुलर पर्सन के बारे में पूछा जाता है कि किस फील्ड से रिलेटेड है, तो इसके चलते हल्का सा आप लोग इसके ऊपर नजर डाल सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर जो न्यूज़ है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, खासकर अगर आप लोग फ्यूचर में तैयारी कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इंडियन जो यूनियन कैबिनेट है उसके द्वारा अप्रूव किया गया एक मिशन, जिसका मिशन का नाम रखा गया है कर्मयोगी, ठीक है। तो योगी जी के नाम पर इसका मिशन का नाम रखा गया है। तो नेशनल प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग। तो कैपेसिटी बिल्डिंग का सिविल सर्विस में नेशनल प्रोग्राम है। पर्पज क्या है कि जो सिविल सर्वेंट है वो एक तरीके से इंडियन कल्चर और के थ्रू यहाँ पर एक तरीके से यहाँ पर सेंसिटिव रहे। और नेक्स्ट यहाँ पर जो बात की जा रही है कि जो रूट है एक तरीके से वो बेस्ट इंस्टीट्यूशन प्रैक्टिस हमारे कंट्री की वर्ल्ड में देखने को मिले, ताकि ये लगे कि हाँ सारी चीजें हम लोग अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये बात आप लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पर जो कोई इंपॉर्टेंट है। डिलीवर जो यहाँ पर बेसिकली डिलीवर किया जाएगा चीजों को, तो इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन जो टीचिंग है यहाँ पर, जिसको आई गॉट
क्रम योगी प्लेटफॉर्म के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे सारी चीजें आप लोगों को मिल जाएगी। 46 लाख जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उनको यहाँ पर कवर करने की कोशिश की जाएगी। इसी के साथ में 510 जो यहाँ पर करोड़ आज की डेट में एक्सपेंडिचर खर्च किया जाएगा। 5 साल के लिए यहाँ पर ये होने वाला है 2020-21 से लेकर 2024-25 तक। और यहाँ पर जो यूनियन कैबिनेट सेक्रेटरी है वो यहाँ पर इसको एक तरीके से हेड करने वाले हैं। तो ये बेसिकली हमारी कंट्री में जो सर्विसेज हैं, जैसे कि यूपीएससी के थ्रू आप लोग सेलेक्ट होकर जाते हैं, तो जो भी सर्विसेज हैं उसको सपोर्ट करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। अगर थोड़ा सा और डिटेल में आप लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप लोग इसको देख सकते हैं। बहुत सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो डिटेल में यहाँ पर इसके बारे में बताई गई है, तो आप लोग इसको देखकर इंस्पायर भी हो सकते हैं फ्यूचर में अगर आप लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ओके, बाकी इसको मैं प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पर भी। और हाँ, टेलीग्राम पर आप लोग की जो 2020 की जनवरी से लेके अगस्त तक की सारी पीडीएफ मैंने प्रोवाइड करा दी है, मर्ज पीडीएफ, उनको जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो लिंक जो है स्टडी लवर वीर के नाम से वीडियो के नीचे आप लोग को मिल जाएगा। ओके, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर ये बात की जा रही है एक एमओयू के बारे में। एमओयू होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको बोलते हैं एक तरीके का एग्रीमेंट। तो इंडिया और फिनलैंड के बीच में एक तरीका एग्रीमेंट देखने को मिल रहा है, जिसमें जियोलॉजी और मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बात की जा रही है, यानी कि भूविज्ञान और खनिज जो संसाधन है उसके बारे में बात की जाएगी। तो इसी बहाने से आइए फिनलैंड में आप लोगों को लेकर चलता हूं, फिनलैंड घुमाकर लाता हूं आप लोगों को कि फिनलैंड है कहां पर। फिनलैंड अभी आप लोगों को मैंने दिखाया था ये पर्टिकुलर एरिया, नॉर्वे, स्वीडन और ये फिनलैंड हो गया, ठीक है। तो ये है पर्टिकुलर एरिया फिनलैंड। तो ये पर्टिकुलर इसको थोड़ा सा जूम करके आप लोग देखेंगे तो आप लोग इसको देख पाएंगे एग्जैक्ट लोकेशन। ओके, 1 सेकेंड, अब आप लोग देखिए तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोग देखिए तो फिनलैंड के साथ में हमारी कंट्री जो है मिलकर काम कर रही है, कोऑपरेट कर रही है। जियोलॉजी, ट्रेनिंग, मिनरल, जिस भी तरीके से हमारी कंट्री में उनको यूज किया जाना है, एनालिसिस किया जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो इसी के सारी चीजों को ध्यान में रखकर चला जा रहा है। साइन किया जा रहा है यहाँ पर एक तरीके से जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ मिनरल एंड जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ फिनलैंड है, और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमी द गवर्नमेंट ऑफ फिनलैंड है, वो हमारी कंट्री में मिलकर काम कर रही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमारी कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पर क्रिएट करती है, अपग्रेड करती है नेशनल के जो भी जियो साइंटिफिक हमारी कंट्री में ये इंफॉर्मेशन है और जो मिनरल है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिकली आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बुथानिया करके यहाँ पर एक फिनलैंड और जो स्वीडन के बीच में, जो स्वीडन और जो फिनलैंड के बीच में ये पर्टिकुलर एरिया है, गल्फ ऑफ बिथानिया के नाम से जानते हैं। तो याद रखेगा, क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में कई बार बन जाता है। इसी के साथ में एक साइड की इंफॉर्मेशन है, हमारी कंट्री और जापान जो है वो मिलकर काम कर रहे हैं टेक्सटाइल के ऊपर। तो टेक्सटाइल और क्लोथिंग के ऊपर हमारी कंट्री को अच्छे से डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जापान में हमारी कंट्री में से जो अच्छी अच्छी चीजें उनको सप्लाई किया जा सके। तो जापान और इंडिया जो है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मिलकर काम कर रहे हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री के जो कैबिनेट चेयर की गई प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा, तो इनके द्वारा अप्रूव किया गया पार्लियामेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020, जिसमें 5 लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। पहला तो यहाँ पर उर्दू है, दूसरा कश्मीरी, तीसरा डोगरी, चौथा हिंदी और पांचवा है इंग्लिश। तो ये लैंग्वेज जो है यहाँ पर इनको ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इंट्रोड्यूस किया गया है। इंक्लूजन ऑफ द डोगरी, हिंदी एंड कश्मीरी ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि उर्दू और जो इंग्लिश थी वो पहले से ही थी। तो डोगरी, हिंदी और कश्मीरी जो है ये जो लैंग्वेज है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, जो कि अभी यहाँ पर जो कई सारी जो पेंडेमिक डिमांड, जो सॉरी पेंडेमिक नहीं, पेंडिंग डिमांड, अब तो पेंडिंग भी है। पेंडेमिक इतना ज्यादा पढ़ लिया कि हर जगह कुछ भी दिखा मिले तो पेंडेमिक दिखता है पी से अगर कुछ भी आ जाता है। तो ये पेंडिंग डिमांड पड़ी हुई है, जिसके चलते चीजों को ढंग से किया जाएगा। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। कई बार इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है कि कौन सी लैंग्वेज थी और कौन सी ऐड कर दी गई है, तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, क्लैरिटी रहेगी तो अच्छे से चीजों को आप लोग समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, तब तक आप लोग, अभी यहां पर आप लोगों को पहले इसका क्विज दूंगा और उसके बाद में हम लोग जो है यहां पर देखेंगे जो रिवीजन क्विज है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने एक चैरिटी डे के बारे में जाना, और इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों की आएगी आज या फिर कल में आप लोगों की जो इंपॉर्टेंट डे की है उसको देख सकते हैं। सारी थीम्स वगैरह एक जगह इकट्ठी कर आप लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे। आगे चलते हैं, यहाँ पर बात की जा रही है इंडिया के द्वारा 4 स्पोर्ट बढ़ गए हैं हमारा कंट्री ग्लोबल इनोवेशन रैंकिंग में। हम लोगों ने कोयल के गैसिफिकेशन और लिक्विडिफिकेशन के बारे में जाना, डिटेल में ये प्रोसीजर समझा क्या क्या होता है और किस नाम से क्या क्या पुकारा जाता है, वो भी हम लोगों ने जाना। रेलवे के द्वारा यहाँ पर मिड बोर्ड के बारे में हम लोगों को जाना, क्यों बनाया गया, क्या काम करने वाला है, तो वो सारी चीजें समझी। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में हम लोगों ने जाना, इंडियन नेवी से रिलेटेड। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर इसलिए हम लोगों ने जाना मिशन कर्म योगी के बारे में, जो कि बेसिकली किस तरीके से सिविल सर्वेंट को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है हमारी कंट्री में। तो डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। इंडिया और फिनलैंड कहाँ काम कर रहे हैं, इंडिया और जापान कहाँ काम कर रहे हैं, तो ये चीजें हम लोगों ने देखी, जिसके बारे में आइडिया होना चाहिए। हमारी कंट्री में जम्मू एंड कश्मीर में एक जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल लाया गया है, जिसमें
पहले से उर्दू और इंग्लिश थी, अब यहाँ पर कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, ठीक है, तो ये इसमें डाल दी गई है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट आप लोगों का बन जाएगा। आइए इसी बहाने से अब आज का क्विज देखते हैं, अटेम्प्ट कीजिए, फिर मैं आप लोगों को आंसर बताऊंगा अगली वीडियो में, और इसी के बाद में फिर कल का रिवीजन करेंगे एक बार, ठीक है। बात की जा रही है हिस्टोरिकली जो कोयला है वो प्रोड्यूस किया जाता है कोयल गैस के नाम से, उसको किस नाम से और जाना जाता है। इंडियन रेलवे के द्वारा डेवलप किया गया है रिमोट कंट्रोल जो मेडिकल ट्रॉली है, इसका नाम क्या रखा गया है। इसी के साथ में डीजल लोकोमोटिव जो वर्कर्स हैं डीएलवी, आप लोगों को बताना है कहां पर ये इससे रिलेटेड जो फैक्ट्री थी ये स्टैब्लिश की गई थी, ये बताना है। इंडिया के द्वारा 4 स्पोर्ट बढ़ गए हैं हम लोग, तो यहां पर ये कहां है, किस पर्टिकुलर इसमें बढ़ गए हैं, तो हम लोग बढ़ गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। हमारी रैंक क्या है ये आप लोगों को बतानी है। 2019 में हमारी रैंक क्या थी, 2015 में हमारी रैंक थी 180, वो 180 नहीं सॉरी 81, ठीक है। यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया एक मिशन, उसका नाम आप लोगों को बताना है, जो कि सिविल सर्वेंट को यहां पर बेसिकली जो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेगा। गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में मिलकर काम किया जा रहा है, जियोलॉजी और मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, ये आप लोग बताइए। इंडिया और जापान जो है ये किस फील्ड में काम कर रहे हैं चीजों को इंप्रूव करने में, ये आप लोगों को बताना है। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, आंसर दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में इनका आंसर फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा। आइए अब कल का एक बार रिविजन कर लेते हैं। डेटा रिलीज किया गया यहाँ पर किसके द्वारा, जिसमें हमारी कंट्री की जीडीपी को -23% दिखाया गया है। अगर बात करें जो कि पहली साल अगर इसी टाइम बात करें तो 3.1 थी हमारी कंट्री की जीडीपी। यूए के द्वारा अबोलिश किया गया एक पर्टिकुलर जो बहुत ही बुरी कंडीशन करने वाला यहाँ पर एक सिस्टम था, जिसके चलते एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसकी बढ़ाई भी की गई है, तो सिस्टम का नाम आप लोगों को बताना है। तुर्की जो है यहाँ पर रिन्यू कॉल के डायलॉग के बारे में बात करिए किस कंट्री के साथ में, ताकि रिलेशन को नॉर्मलाइज किया जा सके, ये बताना है। आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात की जा रही है, तो आत्मनिर्भर भारत जो है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे के यहाँ पर हमारी कंट्री में 29 चाइनीज ऐप को बंद किया गया, तो आत्मनिर्भर भारत के तहत हमारी कंट्री में कैम स्कैनर का ऑल्टरनेटिव लाया गया है, इसका नाम आप लोगों को बताना है। कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा 27 प्रोजेक्ट जो है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत यहाँ पर ये इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन के बारे में बात की जा रही है, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में कोविड-19 के चलते रेलवे के द्वारा डिजाइन किया गया हेल्थ जो असिस्टेंस है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है, जो कि डॉक्टर और पेशेंट्स की हेल्प करेगा। ये थे क्वेश्चन, इनके आंसर एक बार देख लीजिए। सबसे पहले बात की जा रही है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में, एनएसओ जो है किन 2 ऑफिस को मिलकर बनाया गया था, ये बताइए। नेक्स्ट बात की जा रही है काफिला, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा आप लोग, ये बेसिक सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा कि यहाँ पर अगर कहीं आप लोग जॉब छोड़कर जाते हैं तो अपने मालिक को बताने की जरूरत नहीं है, ऐसी यहाँ पर कुछ बातें बोली गई हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है इस सिस्टम को। इसी के साथ में ग्रीस और तुर्की मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। एयर स्कैनर यहाँ पर रिप्लेस करेगा कैम स्कैनर को। यूनियन जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड जो प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो यहाँ पर काम कर रही है हमारी कंट्री प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत, और यहाँ पर रोबोट रक्षक जो है ये यहाँ पर बनाया गया कोविड-19 के साथ में लड़ने के लिए रेलवे के द्वारा। ये था आज का डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। सारी पीडीएफ यहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना, एक जगह इकट्ठी मिल जाएंगी, ठीक है। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।